रोहन ने अपनी सालों पहले बिछड़ी बहन काव्या की मदद से चिरायु की सुपर विलेन टीम विश्व विनाशक को हरा दिया था। हालांकि रोहन अभी भी इस बात से अनजान था कि सामने जो लड़की खड़ी है वो उसकी सगी बहन है। रोहन को काव्या के गले में भी ब्लू स्टोन लॉकेट दिख रहा था, इसलिए उसके मन में बहुत से सवाल थे। लेकिन काव्या ने उसे एक डील ऑफर की। कहा कि तुम बिग बुल तक पहुंचने में हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक ले जाने में मदद करेंगे। काव्या के मुंह से माता पिता का नाम सुनते ही रोहन जज्बाती हो गया, क्योंकि वो काफी लंबे समय से उनके बारे में जानना चाहता था। लेकिन वो आंख मूंद कर काव्या और जय पर भरोसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसे में रोहन को एक डाउट ये भी था कि कहीं ये दोनों भाई बहन उसे यूज तो नहीं कर रहे। मैं बिग बुल तक तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब चाहिए। तुम दोनों कौन हो? यूं अचानक मेरी लाइफ में क्यों आ गए? तुम्हारे गले में भी मेरी तरह ये ब्लू स्टोन लॉकेट कैसे आया? और तुम्हें बिग बुल तक क्यों पहुंचना है? रोहन ने एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। काव्या दीदी, आई थिंक हमें रोहन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, यही बेहतर होगा। जय ने सजेशन दिया, जिस पर काव्या ने कुछ देर इस पर सोचा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है तो फिर रोहन, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूं। वैसे भी सच्चाई जानना तुम्हारा हक है। इतना बोल काव्या रोहन और जय को लेकर एक कैफे में चली गई, जहां शांति से रोहन को पूरी कहानी सुना सके। रोहन काव्या के ठीक सामने बैठा था। वो लगातार काव्या को सवालिया नजरों से देखे जा रहा था और अपने हर एक सवाल का जवाब जानने को बेताब था। तभी काव्या ने सस्पेंस तोड़ते हुए कहा, रोहन, मैं जानती हूं तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम्हारा कोई अपना नहीं है और शायद इसीलिए ही तुम अपनों की तलाश में कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरे। तुम अपने माता पिता को ढूंढ रहे हो और मैं भी अपने माता पिता को ढूंढ रही हूं। लेकिन अब हम दोनों ये काम मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता एक ही हैं। काव्या ने इतना कहा ही था कि रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरत भरी नजरों से काव्या को देखने लगा। हमारे माता पिता एक हैं मतलब? क्या इसका मतलब तुम मेरी... रोहन आगे कुछ कहता, तभी काव्या बोल पड़ी, हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम मेरे भाई हो। यह सुनते ही रोहन को जोरदार झटका लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि काव्या मजाक कर रही है या फिर यह दुश्मन की कोई नई चाल भी हो सकती है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि हम दोनों सच में भाई बहन हैं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। रोहन ने शक करते हुए कहा। इस पर काव्या बोली, मैं जानती थी कि तुम्हें पहली बार में यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं इस बात का प्रूफ भी साथ लाई हूं। इतना बोल काव्या ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसमें कुछ तस्वीरें रोहन को दिखाते हुए बोली, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। इस पहली तस्वीर को तुम अच्छे से जानते हो। ये उस न्यूज़पेपर की कटिंग है जब तुम प्रताप सिंह यानी तुम्हारे दादाजी को आइलैंड पर मिले थे। तब तुम 2 साल के थे और तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें गोद में उठा रखा था। अब तुम इस दूसरी तस्वीर को देखो। ये तुम्हारे 2 साल के होने से कुछ समय पहले की ही तस्वीर है। इसमें एक 10 साल की लड़की ने तुम्हें गोद में उठा रखा है। ये लड़की मैं ही हूं। इन तस्वीरों को देखकर रोहन हैरान रह गया। दादाजी के साथ और उस बच्ची के साथ जो बच्चा था वो सेम ही था, जो कि रोहन ही था। अब रोहन को काव्या की बातों पर यकीन होने लगा। तभी जय बोला, काव्या दीदी सच बोल रही हैं रोहन, तुम हमारे भाई हो। मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूं और काव्या तुम्हारी रियल सिस्टर। यह सुन रोहन काव्या और जय को प्यार से निहारने लगा। उसके लिए यह बहुत बड़ी खबर थी, जिसे डाइजेस्ट करने में उसे थोड़ा समय लग रहा था। मैं तुम्हें पिछले 20 सालों से खोज रही हूं भाई, और अब जाकर तुम मुझे मिले हो। इतना बोल काव्या ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और इमोशनल हो गई। उधर काव्या का ये रिएक्शन देखकर रोहन भी जज्बाती हो गया।
लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। लेकिन जय इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहा था? डायरेक्ट आकर मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? और जय ने फीजी में ईथन के यहां से शिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्यों चुराए थे? रोहन के इन सवालों पर काव्या बोली, जय तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि तब हमें सिर्फ डाउट था कि तुम हमारे भाई हो। तुम्हारे गायब होने के कुछ सालों बाद मुझे वो पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग मिली थी। उसी से मुझे पता चला कि प्रताप सिंह नाम का कोई शख्स है जो तुम्हें पाल रहा है। फिर उस शख्स को ढूंढने में ही कई साल निकल गए, लेकिन जब उसके बारे में पता चला तो तब तक वो मर चुका था। फिर और छानबीन से पता चला कि तुम सिंगापुर में हो। तो बस वहीं से मैंने जय को तुम्हारे पीछे लगा दिया, और जब हमें 100% कंफर्म हो गया कि तुम हमारे ही खून हो, हमारे ही भाई हो, तो हम तुम्हारे सामने आ गए। काव्या की ये बात सुनकर रोहन के कई डाउट्स क्लियर हो गए। तभी काव्या आगे बोली, और रही बात ईथन के घर से शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चुराने की, तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम हमारे माता पिता तक पहुंच सके। माता पिता तक पहुंच सके मतलब क्या वो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते? रोहन ने कंफ्यूज और हैरान होकर पूछा। इस पर काव्या बोली, दरअसल जिस दिन तुम लापता हुए थे उसी दिन हमारे माता पिता भी लापता हो गए थे। तुम तीनों एक ही शिप पर सवार थे, लेकिन वो शिप टूटकर डूब गई। कैसे, ये फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन उस शिप के डूबने के बाद तुम तो प्रताप सिंह को मिल गए, लेकिन हमारे माता पिता वो आज तक किसी को नहीं मिले। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी है या नहीं, हमें नहीं पता। यही वजह थी कि हमने ईथन के घर से वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चुराए ताकि उस शिप के बारे में पता लगा सके जिसमें तुम और हमारे माता पिता सवार थे। तो उन डॉक्यूमेंट से कुछ पता चला? रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। हमें उस शिप का नाम मालूम हो गया, द ब्लू होराइजन शिप, लेकिन वर्तमान में इस नाम की हमें कोई भी शिप नहीं मिली। फिर थोड़ी छानबीन कर पता चला कि बिग ईगल नाम की शिपिंग कंपनी ने द ब्लू होराइजन शिप को टेक ओवर कर लिया था, और ये बिग ईगल शिपिंग कंपनी बिग बुल की है। बस यही वजह है कि हम बिग बुल तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उसका हमारे माता पिता से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। काव्या की ये बात सुनकर रोहन हैरान रह गया, क्योंकि उसने खुद भी अपनी पर्सनल रिसर्च से यही सब पता किया था, और इसीलिए वो भी बिग बुल तक पहुंचना चाहता था। हालांकि इसके अलावा उसका एक और मकसद भी था, दादाजी की मौत का बदला, जिन्हें बिग बुल ने मरवाया था। इसलिए रोहन ने ये सारी बात भी काव्या और जय को बता दी। अब तीनों सेम पेज पर थे और सभी का एक ही मकसद था, बिग बुल को ढूंढना। ठीक है, हम तीनों मिलकर बिग बुल को पकड़ेंगे और उससे अपने माता पिता की सच्चाई का पता लगाएंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। इतना बोल रोहन कुछ सोचने लगा और तभी बोला, पर एक रास्ता है जिससे हम बिग बुल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चिरायु, वो बिग बुल का पोता है। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो बिग बुल खुद हमारे पास चलकर आएगा। सो मे बी पहले हमें चिरायु को पकड़ने का प्लान बनाना चाहिए। रोहन ने अपनी राय काव्या और जय के सामने रखी। उधर चिरायु रोहन से एक बार फिर हारने का दुख मना रहा था। वो अपने 7 सितारा होटल में बैठकर लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। मायरा भी उसके पास बैठी थी। बस करो चिरायु, और कितना पियोगे? मायरा ने चिरायु को रोकते हुए कहा। पीने दो मायरा, मैंने अपने दादाजी बिग बुल को निराश किया है। उनके सामने कितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आप फिक्र मत करो दादाजी, रोहन से मैं निपट लूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? रोहन एक बार फिर बच निकला। इतना बोल चिरायु गुस्से में और भी ड्रिंक करने लगा। तभी मायरा बोली, अगर वो बच गया तो क्या तुम उसे यूं ही जाने दोगे? खुशी खुशी जीने दोगे? उसे दोबारा मारने की कोशिश नहीं करोगे? तुम एक बार डॉक्टर इकबाल से बात करके देखो, शायद वो और कोई पावरफुल विलेन बनाकर हमें दे दे। मायरा की इस बात पर चिरायु चिढ़ गया और बोला,
मुझे अब किसी भी सुपर विलेन पर भरोसा नहीं है। सब के सब नाकारा है। रोहन की शक्तियां देख अंत में सब डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। उनकी जगह मैं सुपर विलेन होता तो रोहन के सामने कभी घुटने नहीं टेकता। इतना बोल चिरायु गुस्से में और ड्रिंक करने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया। फिर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वो मायरा से बोला, वैसे तुम सही कह रही हो मायरा, मुझे एक बार डॉक्टर इकबाल से बात कर लेनी चाहिए। उनके पास एक चीज है जो वो मुझे दे सकते हैं। मायरा समझ गई कि चिरायु के दिमाग में फिर कोई नई चाल पनप रही है, इसलिए उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, चिरायु, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब क्या करने वाले हो तुम? इस पर चिरायु बोला, फिलहाल इस राज को राज ही रहने दो मायरा, लेकिन वक्त आने पर तुम खुद देख लोगी कि कैसे मैं उस रोहन को अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। चिरायु खुशी खुशी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अन्ना वहां दौड़ता हुआ आया। मास्टर चिरायु, मास्टर चिरायु, एक खुशखबरी है। अन्ना हांफते हुए बोला। ये सुनते ही मायरा और चिरायु के कान खड़े हो गए। क्या खुशखबरी है? चिरायु ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो बीच पर उस इलेक्ट्रा ने रिया पर हमला करके उसे बेहोश किया था ना, उसका ये वार इतना जोरदार था कि रिया कोमा में चली गई। डॉक्टर का कहना है कि रिया कब होश में आएगी कुछ कह नहीं सकते। अन्ना के मुंह से ये खबर सुनते ही जैसे चिरायु और मायरा का 100 ग्राम खून बढ़ गया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे रोहन को मारने का मेरा प्लान और भी अच्छे से वर्क करेगा। इतना बोल चिरायु शराब के नशे में जोर जोर से हंसने लगा। उधर कैफे में रोहन काव्या और जय से ढेर सारी बातें कर रहा था। सभी एक दूसरे से इतने सालों बाद मिलने से बड़े खुश थे, लेकिन तभी रोहन की खुशी टेंशन में बदल गई। भाई बहन से मिलने की इस शॉकिंग न्यूज के चक्कर में वो रिया को तो भूल ही गया था। किंजल ने उसे फोन कर बताया था कि रिया कोमा में चली गई है, इसलिए वो फौरन काव्या और जय को अलविदा कहकर रिया से मिलने हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में आते ही रोहन सीधा रिया के कमरे में गया। यहां रिया को बेड पर कई मशीनों के सहारे जिंदा लाश के रूप में देख उसके दिल को बड़ा दुख हुआ। वो रिया की इस हालत के लिए खुद को दोषी मानने लगा। आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी जॉब थी तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन फिर भी तुम्हें चोट लग गई। और देखो, अब तुम कोमा में चली गई हो, लेकिन तुम्हें इस हालत से बाहर आना ही होगा। एक बार फिर अपनी आंखें खोलनी होंगी। इतना बोल रोहन इमोशनल हो गया और शायद कई सालों बाद उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी और रिया के हाथ पर गिर गई। तभी किंजल और ध्रुव वहां आ गए और उन्होंने रोहन को संभाला। करीब 1 हफ्ता बीत गया। रिया अभी भी कोमा में थी। रोहन दिन रात उसी के पास रहता था, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी आंखें खोलेगी और कोमा से बाहर आ जाएगी। फिर एक दिन रोहन को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के लिए रिया को छोड़कर कुछ देर के लिए जाना पड़ा, लेकिन तभी रिया के कमरे में एक शख्स दबे पांव घुस आया। उस शख्स ने अपनी जेब से चाकू निकाला और रिया के ऊपर पॉइंट आउट करके बोला, कब तक जिंदा लाश बनकर पड़ी रहोगी रिया? इससे अच्छा है कि तुम सचमुच की लाश बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद रोहन भी आधा मर जाएगा और फिर मैं उसे भी तुम्हारी तरह पूरा मार दूंगा। दरअसल रिया से बातें करने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चिरायु था, जो रिया को मारने आया था। तो अब क्या होगा आगे? क्या चिरायु रिया को मार देगा? और रिया को मरा हुआ देख रोहन का क्या हाल होगा? वो फिर क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का